हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक जो कि है इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे हम लोग गेट प्रीवियस 29 ईयर के सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें कि ऐसे कंटेंट को हम लोग अपने चैनल पे कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेटेड रहें। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे ये कह रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इन सैंड लेयर बिलो अ लेक डू नॉट अल्टर एज लेवल फ्लक्चुएट्स। हाँ, तो ये सही बात है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस किसी भी, अगर ये सैंड है, इसके ऊपर अगर वाटर है, ये वाटर है, तो ये वाटर कितना भी ऊपर नीचे जाए, इसका हाइट कितना भी ऊपर नीचे जाए, उससे नीचे जो सैंड के किसी भी लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ यहाँ पे ये ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ रिवर 5 मीटर डीप कंसिस्ट ऑफ ए सैंड बेड, सैचुरेटेड वेट दिया हुआ है सैंड का कितना 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद गामा डब्ल्यू दिया हुआ है हमें 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रहा है हमसे 5 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ सैंड बेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे क्या कह रहा था कि रिवर जो है 5 मीटर डीप था। ठीक है, 5 मीटर डीप रिवर हो गया। ये रिवर है, और सैंड जो बेड था, ये सैंड बेड जो था वो 5 मीटर डीप पे पूछा था हमसे क्या, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। चूंकि यहाँ पे पूरा रिवर से डूबा हुआ है लैंड, तो हमें पता है कि पिछली क्वेश्चन में मैंने देखा था कि जो ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर अगर पानी का लेवल कितना भी बढ़े घटे, उससे इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पानी को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस इतना कंसीडर करना होगा, ये गामा सैचुरेटेड तो हमें दिया ही हुआ है कि सैंड जो है सैचुरेटेड कंडीशन में है। अब हमसे पूछ रहा है कि इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा। तो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस जो सिग्मा एन बार होता है वो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। ये एन से नहीं, यू से डिनोट करते हैं। टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो पोर वाटर प्रेशर के लिए क्या करेंगे हम, डेप्थ इनटू गामा डब्ल्यू, और टोटल स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, डेप्थ इनटू गामा सैचुरेटेड। तो डेप्थ तो कॉमन आ जाएगा, यानी 5 मीटर जो डेप्थ है सैंड का वो कॉमन आ जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू जो कि है कितना 9.81। ठीक है, तो आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 50.95 आता है, 50.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, फॉर ए सॉइल स्ट्रेटा सोन इन द फिगर, वाटर टेबल इज लोअर्ड बाय ड्रेनेज 2 मीटर। ओके, ड्रेनेज से वाटर टेबल को 2 मीटर कम कर दिया जाता है। इफ द टॉप 2 meter thick silty sand stratum remains saturated by capillary action even after lowering the water table, increase in effective vertical stress in kilopascal at mid height of clay layer। तो हमसे बस ये कह रहा है कि जो ये ग्राउंड वाटर टेबल है ना, ग्राउंड वाटर टेबल पहले यहाँ तक था, पहले ये यहाँ तक था, ये वाला ग्राउंड वाटर टेबल जो था, ये यहाँ तक था। ठीक है, उसके बाद इसको 2 मीटर से लोअर कर दिया जाता है, मतलब 2 मीटर पानी ऐसे निकाला जाता है कि 2 मीटर कम हो जाता है ये। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मतलब जो सिल्टी सैंड वाला लेयर है मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर, यानी कि ये जो क्ले है इसके मिड हाइट यानी कि 3.5 मीटर पे 3.5 मीटर पे जो हमारा इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस वो कितना होगा, मतलब कितना इंक्रीज होगा बाद वाले से पहले वाले में। ओके, तो करना कुछ नहीं है, पहले हम क्या करेंगे कि पिछले कंडीशन में मेरा टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस इस पे कितना आ रहा था वो निकाल लेंगे, फिर इस वाले ग्राउंड वाटर टेबल के कंडीशन में कितना इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा वो निकाल लेंगे, और दोनों को देख लेंगे कि दोनों में इंक्रीज कितने का हो रहा है। ठीक है, तो पहले वाले केस में हम देखते हैं, जब ग्राउंड वाटर टेबल मेरा ऊपर था जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये गामा सैचुरेटेड इसका दिया हुआ है, और इसकी डेप्थ कितनी दी हुई है, ये 10 मीटर होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये 10 मीटर है। ओके, ये 0 मीटर नहीं है, ये 10 मीटर है। तो
यहाँ पे हमको पहले केस में हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं पहले। तो उस केस में हम मेरा कितना हो जाएगा, पहले तो सिल्टी सैंड में 12 मीटर पे, तो टोटल स्ट्रेस कितना होगा मेरा 12 इंटू गामा सैचुरेटेड प्लस हाफ ऑफ क्ले लेयर लेना है, यानी कि 3.5 इंटू गामा सैचुरेटेड ऑफ क्ले। ओके, ये सिल्ट का ये, तो ये मेरा टोटल स्ट्रेस आ गया। और पोर वाटर प्रेशर इस केस में कितना हो जाएगा मेरा, ये 12 प्लस 3.5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 15.5 इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा क्या आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर। ओके, इसके बाद हम लोग से क्या पूछ रहा है कि तो पहले तो हम पहले केस में इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो दोनों को यानी कि सिग्मा माइनस यू करना होगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को, तो आपको इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आता है 178.44 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड केस क्या कह रहा था कि हम 2 मीटर ऊपर से पानी निकाल लेते हैं, यहाँ पे कैपिलरी वाटर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कैपिलरी सैचुरेशन हो जाता है, तो उस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस उस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा गामा सैचुरेटेड तो दोनों के केस में आएगा ना। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होगा वो तो सेम ही होगा, ये जो टोटल है वो तो सेम ही होगा क्योंकि गामा सैचुरेटेड अभी भी है वो, लेकिन जो पोर वाटर प्रेशर होगा वो सिर्फ इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट कारण होगा, ये इस वाले पार्ट के कारण नहीं होगा क्योंकि निगेटिव हो जाता है कैपिलरी के केस में। ठीक है, तो यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट था, ऊपर वाले को जो आप कैलकुलेट करेंगे टोटल वाला, तो ये 330.5 आता है, और माइनस हमको पोर वाटर माइनस करना था, यानी कि 13.5 इंटू गामा डब्ल्यू। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 198 आता है। ठीक है, 198.44 आएगा करीब करीब पर मीटर स्क्वायर। तो कितना इंक्रीज हुआ, ये बाद वाला है और ये पहले वाला है, तो इंक्रीज कितने क्या आ रहा है, 20 का, अबाउट 20 का इंक्रीज आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि कह रहा है हमसे 10 मीटर थिक क्ले लेयर इज अंडरलेन बाय सैंड लेयर ऑफ 20 मीटर डेप्थ, सी द फिगर बिलो। ओके, ठीक है, द वाटर टेबल इज 5 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर, यानी कि यहाँ पे हमसे कह रहा है कि वाटर टेबल जो है यहाँ पे वो 5 मीटर बिलो है किसके, क्ले लेयर के। ठीक है, बिलो द सरफेस ऑफ क्ले लेयर, यानी कि ये रहा क्ले का सरफेस, उससे बिलो 5 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है द सॉइल अबव द वाटर टेबल इज कैपिलरी सैचुरेटेड, यानी कि जो वाटर टेबल के ऊपर है ये पूरा कैपिलरी सैचुरेटेड है सॉइल। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ गामा सैचुरेटेड इज 19, यानी क्ले के लिए जो गामा सैचुरेशन की वैल्यू दी हुई है वो हमें दी हुई है 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज गामा डब्ल्यू, इफ नाउ द वाटर टेबल राइजेस टू सरफेस द इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट P ऑन द इंटरफेस विल बी, यानी कि इस पॉइंट पे हमसे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जब कैपिलरी था तो वहां पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 10 इंटू गामा सैचुरेटेड, ये टोटल जो इफेक्टिव प्रेशर होगा हमारा, टोटल प्रेशर जो होगा, स्ट्रेस जो होगा हमारा, वो माइनस पोर वाटर प्रेशर, यानी 5 इंटू गामा डब्ल्यू, यहां तक का पोर वाटर प्रेशर, तो ये हमें इतना आ जाएगा। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 10 इंटू गामा सैचुरेटेड, ये पूरा इंटू इस पूरे के लिए, क्योंकि अब वाटर टेबल यहाँ आ जाएगा तो ये पूरे के लिए हम पोर वाटर प्रेशर माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहले केस से -5 गामा डब्ल्यू ज्यादा डिक्रीज हुआ है दूसरे केस में, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो दूसरे केस में होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 5 गामा डब्ल्यू। तो सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अज्यूमिंग दैट अ रिवर बेड लेवल डज नॉट चेंज एंड द डेप्थ ऑफ वाटर इन द रिवर वाज 10 मीटर, 15 मीटर एंड 8 मीटर ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ फरवरी, जुलाई एंड दिसंबर। तो हमसे बस इतना कह रहा है कि मतलब रिवर बेड जो चेंज नहीं होता है किसी रिवर का, लेकिन उसका जो सरफेस ऑफ वाटर था लेवल वो चेंज हो रहा है फरवरी, जुलाई और दिसंबर में बाई 10 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर से। ठीक है,
अब हमसे कह रहा है कि एवरेज बल्क डेंसिटी उसका दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इफेक्टिव स्ट्रेस डेप्थ 10 मीटर बिलो रिवर बेड क्या होगा ड्यूरिंग दीज मंथ्स। तो हमें जहां तक पता है कि अगर सरफेस यानी किसी सॉइल बेड के ऊपर अगर नदी बह रही है तो उस पानी के हाइट कितना भी चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इफेक्टिव स्ट्रेस पे, यानी कि तीनों सेम होंगे। तो हम ऑप्शंस को अगर देखें तो अलग 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 ये नहीं हो सकता, सेम 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 ये ऑप्शन हो सकता है, तीनों अलग हैं तीनों अलग, यानी बी जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट था, ये दोनों गलत हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी थी कि रिवर के ऊपर अगर कोई सरफेस है, ये सैंड है या सॉइल है, ये सॉइल है, इसके ऊपर कोई नदी बह रही है तो इसका पानी कितना भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाए, नीचे सैंड के या फिर सॉइल के जो नीचे होगा, सॉइल के सरफेस के नीचे किसी पॉइंट पे इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी पानी ऊपर नीचे चेंज हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द ग्राउंड कंडीशन एट द साइट आर शोन इन द फिगर बिलो। ओके, यहाँ पे सैंड दिया हुआ है हमें, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 20% का, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। अब हमसे पूछ रहा है द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सैंड इज, यानी कि उसका सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, यानी कि उसका गामा सैचुरेटेड हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वाटर कंटेंट दिया है तो यहाँ से हम पहले तो सैचुरेशन निकाल लेते हैं, ऐसे इज इक्वल टू डब्ल्यू जी से। तो एस की वैल्यू हमें पता करनी है और डब्ल्यू जी हमें दिया, डब्ल्यू की वैल्यू 0.2 दी है, ये दिया है हमें 2.7, सॉरी ये हमें दिया है 2.7 डिवाइडेड बाई, ये हमें ई की वैल्यू नहीं पता है, यहां से तो पहले हम लोग ई की वैल्यू निकाल लेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमसे सैचुरेटेड यूनिट वेट पूछा है सैंड का, यानी कि अगर वाटर टेबल सैंड के ऊपर है तो एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, तो ई की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या आ रही है 0.54। ठीक है, तो अब गामा सैचुरेटेड हम लोग निकाल लेते हैं। तो गामा सैचुरेटेड जब आप कैलकुलेट कीजिएगा 2.7 प्लस 0.54 डिवाइडेड बाई 1.54 इंटू 10, तो आप जब इसे पूरा कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपको ये 21 आता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसकी वैल्यू 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। अब नीचे हमसे पूछ क्या रहा है टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट पी आर रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पी पॉइंट पे हमसे, इस पॉइंट पे हमसे टोटल स्ट्रेस पूछा है, तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा गामा सैचुरेटेड इनटू डेप्थ। तो ये तो पहली बात हो जाएगा कितना इनटू 5 कर देंगे इसको पहले, क्योंकि 5 मीटर डेप्थ पूछा था हम, तो 105 हो जाएगा पहले ही। तो इसका तो आंसर सीधे ही हमें पता चल रहा है क्योंकि एक ही केस में 105 है, तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर डेप्थ वाटर इज कैरेक्टराइज्ड विद रिलेटिव डेंसिटी 40%। ओके, यानी कि आईडी की वैल्यू जो हो, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दी है 40% दी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मैक्सिमम वॉइड रेशियो, यानी कि ई मैक्सिमम की वैल्यू दी है हमें कितनी 1 और ई मिनिमम की वैल्यू कितनी दी है हमें 0.5। उसके बाद हमें कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.67, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमें कह रहा है कितना 2.67, यानी जी की वैल्यू दी है 2.67 और स्पेसिफिक ग्रेविटी सी वाटर की, यानी कि गामा ऑफ सी वाटर हमें कितना दिया है 1.01। ठीक है, सॉरी ये गामा नहीं दिया है, ये जी ऑफ सी वाटर दिया हमें कितना इतना। उसके बाद गामा डब्ल्यू वाटर का कितना दिया है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो पहली बात तो हम गामा डब्ल्यू जो होगा सी का निकाल लेंगे, तो वो कितना होगा गामा डब्ल्यू सी का जो होगा जी ऑफ सी इंटू गामा डब्ल्यू नॉर्मल। ठीक है, तो हम गामा डब्ल्यू जो सी का है वो निकाल चुके हैं। अब गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा। अब यहाँ पे पानी समुद्र का है तो इसीलिए गामा जो आएगा वाटर का वो सी का ही आएगा। ठीक है, अब हमें ई की वैल्यू तो पता नहीं है, ई की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे एक वैल्यू 2-3 वैल्यूज दी हुई है हमें, यानी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमें। तो आई डी इज इक्वल टू क्या होता है ई मैक्सिमम माइनस नॉर्मली अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100। तो इस पूरे से जब आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.8 की वैल्यू आती है ई की। ठीक है,
अब उस 0.8 को यहाँ पे पुट करेंगे, गामा सैचुरेटेड जो सी के लिए हम निकाल रहे हैं, इसमें जब पुट करेंगे तो इस गामा सैचुरेटेड जो सी की वैल्यू आती है हमें आती है 19.458, ठीक है। अब ये 19.458 आ गई, ये गामा सैचुरेटेड सी की आई है। अब हमसे कह क्या रहा था, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसे, हमसे वहां पे क्या रहा था, हमसे वहां पे ये कह रहा था कि एक पहली तो समुद्र है ऊपर, ठीक है, और नीचे सैंड का लेयर है जिसमें हमको 30 मीटर डीप पे हमको पता करना है कि इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे पानी हो किसी सॉइल के ऊपर, तो ऊपर वाले पानी को आप इग्नोर कर दीजिए नीचे, अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो, ठीक है। तो आप बस सी से नीचे वाली जो सॉइल होगा उसको कंसिडर करेंगे। चूंकि ये सॉइल पानी के नीचे था तो ये सॉइल सैचुरेटेड होगा, तो इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस मेरा क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस यानी कि 30 इंटू गामा सैचुरेटेड जो सी वाटर के लिए होगा, माइनस इसी वाटर डेप्थ के लिए कितना, गामा डब्ल्यू जो सी वाटर के लिए होगा। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 280.95 के करीब आता है, जो कि हमारा 281 किलो पास्कल होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, व्हाट वुड बी द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू किलो पास्कल के if at a depth 30 meter into sand layer if the sea water level permanently rises by 2 मीटर, ठीक है। मतलब चेंज कितना आएगा अगर सी वाटर जो है 2 मीटर से बढ़ जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऊपर वाले पानी के लेवल में कुछ भी चेंज आ जाए, सेम डेप्थ पे सेम इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा, यानी कि चेंज कितने का होगा, 0 किलो पास्कल का। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ 3 into 3 मीटर स्क्वायर प्रीकास्ट रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेगमेंट जो दिया हुआ था, एक इंस्टॉल किया जाता है पुश करके एक रेलवे एम्बैंकमेंट में, मेकिंग एन अंडरपास एज शोन इन द फिगर, अ रिएक्शन अरेंजमेंट यूजिंग प्रीकास्ट पीसीसी ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड इज मेड यूजिंग जैक। यानी कि यहाँ पे एक स्क्वायर ब्लॉक को रख के, इस वाले प्रीकास्ट स्क्वायर ब्लॉक को रख के ये जैक से रेलवे एम्बैंकमेंट पे प्रेशर बनाया जाता है, जो कि कितना प्रेशर बना रहा है, फोर्स कितना फोर्स लगा रहा है वो जैक, 1875 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। यानी कि हमें यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1875 किलो न्यूटन का, और एरिया कितना है हमारा, जो कि जो फोर्स लगा रहा है उस पर 37.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है यूनिट वेट ऑफ पीसीसी ब्लॉक इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो गामा है पीसीसी ब्लॉक के लिए वो है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और एक और वैल्यूज भी हमें दी हुई हैं। सी की वैल्यू दी हुई है हमें 17 किलो पास्कल, फाई की वैल्यू दी है हमें 25 डिग्री, और गामा की वैल्यू दी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमसे पूछ ये रहा, assuming the reaction arrangement has rough interface and same properties that of soil, the factor of safety against shear failure is। तो shear failure हम निकालते कैसे हैं? shear failure के लिए जो FOS हम निकालते हैं ना, वो होता है shear failure अपॉन वो जो प्रेशर होगा वो, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो पहली ये FOS की वैल्यू क्या हो जाएगी, सरफेस इंटू एरिया अपॉन फोर्स, ठीक है। तो पहले शियर स्ट्रेंथ इंटू एरिया अपॉन फोर्स। तो पहले तो हम शियर स्ट्रेंथ S की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है C प्लस सिग्मा, जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस होता है सिग्मा n इंटू 10 फाई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू हमें पता है, C की वैल्यू हमें पता है, हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हो जाएगा उसका जो गामा दिया हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जो सिग्मा एन है, ठीक है। ये क्या होगा, लोड, जो भी लोड लग रहा था, यानी कि जो भी फोर्स या लोड लग रहा था अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि 24 इंटू उसकी वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम पे ये उसका वेट क्या होगा, इस पीसीसी जो ब्लॉक है उसका वेट क्या होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 37.5 इंटू 24, सॉरी 7.5 उसकी हाइट दी हुई है, अपॉन इतना एरिया था 37.5, ठीक है। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
24 इंटू 7.5। अब हमको सिग्मा एन पता चल गया, tan फाइव पता चल गया, सी की वैल्यू पता है, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, S इज इक्वल्स टू 17 प्लस सिग्मा एन इंटू tan 25 डिग्री। ठीक है, तो इसे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 101 आता है ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पता चल गई हमें। अब फोर्स अपॉन एरिया क्या है, फोर्स अपॉन एरिया जब करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 101 अपॉन 1875 इंटू एरिया कितना था 7.5। तो इस पूरे के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2.01 आता है, यानी 2 इतनी की फैक्टर ऑफ सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक हमसे ये कह रहा है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल। ओके, पहला ऑप्शन कह रहा है वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन। ओके, और पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन, ये तो सही है। जो बी ऑप्शन है हमारा, ये बी ऑप्शन है, ये तो सही है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस ड्यू टू कैपिलरी जोन। ओके, और ये हमसे चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल। तो वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, ये तो सही है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, सही बात है, इंक्रीज करता है, क्योंकि जो माइनस माइनस होता है, माइनस हम पोर वाटर प्रेशर करते हैं, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव जो पोर वाटर प्रेशर होता है निगेटिव हो जाता है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि और ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। ये ऑप्शन जो डी ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द हाइड्रोलिक हेड एट ए पॉइंट इन सॉइल इंक्लूड्स। जो हाइड्रोलिक हेड होता है किसी भी पॉइंट में सॉइल में, वो सम होता है प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ये हमारा इस क्वेश्चन के आंसर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें पता है सीपेज प्रेशर जो होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, H इंटू गामा डब्ल्यू सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अगर H को L से डिवाइड कर दें इंटू L गामा डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, आई एल इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, और सीपेज प्रेशर पर यूनिट एरिया, मतलब किसी एरिया से अगर पास करता है तो वो सीपेज फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो सीपेज फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एल इंटू एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी अगर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो कितना बच रहा है, आई गामा डब्ल्यू, यानी कि डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द पीजोमेट्रिक हेड एट पॉइंट सी in the experimental setup as shown in the figure when flow takes place under a constant head through soil A and B is। okay, तो हमसे बस ये कह रहा है तो पीजोमेट्रिक हेड होगा वो C पॉइंट पे, मतलब C पॉइंट पे जो पीजोमेट्रिक हेड होगा वो कितना होगा अगर कांस्टेंट रेट से पास हो रहा है सॉइल में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम ये कांस्टेंट हेड के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम कन्वर्ज करा सकते हैं, क्योंकि मास एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा इसमें। ठीक है, तो दोनों साइड अगर हम दोनों के पीजोमेट्रिक हेड को अगर इक्वल कर दें, यानी कि अगर डी पे हम पीजोमेट्रिक हेड निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये तो होगा प्रेशर हेड का सम। तो डी पे प्रेशर हेड कितना है, 0, प्लस डी पे वेलोसिटी हेड भी 0 है। वेलोसिटी हेड सॉइल की केस में हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि उसमें पाइप में जो वेलोसिटी होती है उसे 0 मानते हैं। ठीक है, पाइप के विड्थ और लेंथ को भी 0 ही मानते हैं, इसीलिए उसमें 0 होता है। इसमें सिर्फ दो होते हैं पीजोमेट्रिक हेड, एक होता है प्रेशर और डेटम।
तो यहाँ पे डेटम अगर हम सी के अबाउट मानते हैं, इस पॉइंट इस लाइन को अगर हम डेटम मानते हैं तो डेटम हेड कितना हो जाएगा डी पॉइंट पे 120 इज इक्वल्स टू प्रेशर हेड हमें सी पे पता नहीं, प्रेशर हेड अपॉन गामा हमको पता नहीं है, ये प्रेशर हेड होता है पीसी अपॉन गामा। उसके बाद फिर डेटम हेड जो होगा इसका जीरो होगा, वेलोसिटी तो जीरो होता ही है। तो प्रेशर हेड हमारा पिजोमेट्रिक हेड सी पे कितना आ जा रहा है, जो कि सम था प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड का, तो 120 आ रहा है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है दैट टू ट्यूब्स सोन इन फिगर 1 मे बी कंसिडर्ड इन परमीमीटर्स टू बी परमीमीटर्स, ओके, मतलब परमेबल हैं वो लोग। उसके बाद डायमेंशन ऑफ द सैंपल इन द फिगर 2 आर अलाइक, मतलब डायमेंशन दोनों के सेम सेम है। And the elevation of water head and tail are same for both A and B. Indicated at point AB and AE indicate heads, ठीक है, यानी कि AE और AB जो हैं, AE और AB जो है हमारे हेड को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेड लॉस थ्रू दिस सैंपल्स आर कितना होगा, मतलब इस वाले सैंपल में हेड लॉस कितना होगा और इस वाले सैंपल में हेड लॉस कितना होगा। यहाँ पे हमको बस ये पता करना है कि हेड लॉस क्या होगा। तो हेड लॉस क्या होता है, किसी भी एक सैंपल में पिजोमेट्रिक डिफरेंस होता है किसके बीच में, हेड और टेल वाटर लेवल के बीच में। तो हेड वाटर लेवल कितने पे है, ए पे है, और टेल वाटर लेवल है हमारा बी पे। इस केस में भी हेड ए पे है और टेल बी पे है। तो जो पिजोमेट्रिक डिफरेंस होगा सैंपल का किसके बीच का डिफरेंस होगा, दोनों में ए बी का डिफरेंस होगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल सीपेज, ओके। द सैचुरेटेड यूनिट वेट दिया हुआ है इतना, यानी कि गामा सैचुरेटेड जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, आई की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3। अब कह रहा है रिजल्टेंट बॉडी फोर्स ऑन सॉइल मास इज, तो सीपेज फोर्स हमारा क्या होता है, आई इंटू गामा डब्ल्यू होता है पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ हमें वॉल्यूम नहीं दिया है, हमें गामा डब्ल्यू की वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए हम लोग गामा सैचुरेटेड यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें सैचुरेशन आ चुका है, ठीक है। तो सीपेज फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स सीपेज हमारा हो जाएगा आई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 22, तो कितना आएगा 6.6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये 6.6 हमारा बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ परमेबिलिटी apparatus shown in figure. The coefficient of permeability of soil is k meter per second and porosity is 0.5, ओके, यानी कि परमेबिलिटी उसका k दिया है और पोरोसिटी की वैल्यू जो है n की वैल्यू दी है 0.5, ठीक है। अब हमसे कह रहा है द टोटल हेड, एलिवेशन हेड एंड प्रेशर हेड इन मीटर्स ऑफ वाटर एट पॉइंट आर इन शोन इन द फिगर इज, ये जो पॉइंट आर है यानी कि ये जो मैंने मार्क किया है ऑरेंज से, इस पॉइंट आर पे पहले तो हमें पता करना है प्रेशर हेड, उसके बाद पता करना है टोटल हेड, एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड। तो टोटल हेड तो इन दोनों का सम ही होता है। अगर हम डेटम को यहाँ पे मान लें, डेटम को यहाँ पे कंसीडर कर लें, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये टोटल इस पॉइंट के जो ऊपर होगा वो हमारा होगा प्रेशर हेड, यानी कितना है 1.2, और इस पॉइंट के जो नीचे होगा डेटम से ये 0.4, ये हमारा हो जाएगा एलिवेशन हेड। यानी कि प्रेशर हेड कितना आ जाएगा हमारा 1.2, एलिवेशन हेड आ जाएगा हमारा 0.4। तो टोटल हेड कितना हो जाएगा, दोनों का सम होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। अब हमसे ये कह रहा है व्हाट इज, अगले क्वेश्चन में व्हाट इज डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी हमारा तो परमेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है v इज इक्वल्स टू के आई, ठीक है, v इज इक्वल्स टू के आई होता है। अब i की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं, i की वैल्यू अगर 1 मान लेते हैं तो v इज इक्वल्स टू क्या होगा k, तो k एक ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर सीपेज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी क्या होता है v अपॉन n। तो v की वैल्यू हमें कितनी है k और n की वैल्यू 0.5,
तो इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2K, यानी कि जो 18 का ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि द स्टेडी स्टेट सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू अ सॉइल एलिमेंट ऑफ एट क्यू, मतलब क्यू पे एक स्टेडी स्टेट सीपेज टेक प्लेस हो रहा था जो कि 2 मीटर बिलो है ग्राउंड के, ठीक है। अब कह रहा है इमीडिएटली डाउन स्ट्रीम टू द टो ऑफ अर्थन डैम इन स्केच। ओके, ये अर्थन डैम है, ये डैम है, इसके टो पे ये हो रहा है सब कुछ। अब कह रहा है द वाटर लेवल इन अ पीजोमीटर इंस्टॉल्ड एट पी इज 500 mm above ओ इज एट ग्राउंड सरफेस, यानी कि जो 500 mm यानी कि 0.5 मीटर एबव जो लगा हुआ है क्यू से पी, उस पे जो पीजोमीटर का हेड है वो ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। और सेम जो 500 mm बिलो लगा हुआ है आर, उस पे जो पीजोमीटर का हेड है वो उस 100 mm एबव ग्राउंड है, 100 mm यानी कि 0.1 मीटर एबव, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 मीटर के गैप के लिए कितने का चेंज आ रहा है, हेड लॉस कितने का हो रहा है, 0.1 मीटर का, ठीक है। यानी 1 मीटर के गैप के लिए हेड लॉस हो रहा है 1 मीटर का, 0.1 मीटर का। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1 अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। अब आई की वैल्यू 0.1 आ गई। अब हमसे कह रहा है द बल्क सैचुरेटेड वेट दिया हुआ है सॉइल का और यूनिट वेट दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस क्यू पे क्या होगा। तो क्यू पे पहले टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो होता है वो क्यू पे सिग्मा टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 मीटर इंटू गामा सैचुरेटेड जो भी था, यानी कि 36 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर निकालना होगा। तो पोर वाटर प्रेशर हमारा दो कंडीशन में आएगा, एक तो ये हेड लॉस वाला पानी के कारण, और एक नॉर्मल वाटर के कारण जो पोर वाटर आएगा। तो पहला तो आएगा 2 इंटू 9.81 और एक और आएगा 0.1 इंटू 2 इंटू 9.81, ये हेड लॉस के कारण है, ठीक है। तो इन दोनों को जब निकालेंगे हम तो इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्यू पे कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस यू करके जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 14.42 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द सॉइल प्रोफाइल बिलो अ लेक विथ वाटर लेवल एट एलिवेशन 0 मीटर, लेक बॉटम इज एट एलिवेशन -10 मीटर। ओके, यानी कि ये जो वाटर लेवल है इसे 0 पे माना गया है, ठीक है। और लेक का जो बॉटम है यानी कि ये जहाँ से सिल्ट का लेयर शुरू होगा उसे -10 मीटर पे माना गया है, यानी डेटम से -10 पे, यानी 10 मीटर बिलो है वो। एक पीजोमीटर को इंस्टॉल किया जाता है सैंड में जो कि नीचे है सिल्ट लेयर के -30 के नीचे, ठीक है। shows the reading of +10 meter elevation. Assume that piezometric head is uniform in sand layer. The quantity of water is flowing into lake from the sand through the silt layer per unit area of lake bed is. तो हमें इसमें निकालना क्या है, डिस्चार्ज, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, KIA। तो A तो हमें पता नहीं है, तो इसे हम 1 कंसिडर कर लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर के करीब, ठीक है। अब हमें KI को पता करना है, तो K तो हमें पहले ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6, ठीक है। अब I की बचा, I क्या होता है, हेड लॉस अपॉन लेंथ पर यूनिट लेंथ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ होता है I। तो अब जब ऊपर से पानी आ रहा है और हमें इसे पहुँचाना कहाँ है, जस्ट यहाँ पे, कि ये वो लेक में पहुंच जाए, ठीक है। तो इतने मिट्टी के लिए यानी कि 20 मीटर के लिए हेड लॉस कितने का हो रहा है, 20 मीटर का, 20 मीटर का ही तो हेड लॉस है ऊपर सिल्ट के ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर का हेड लॉस 20 मीटर के लेंथ पे, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जब आप k इंटू आई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा जो होगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ सीपेज फ्लो कंडीशन इज शोन इन द फिगर, द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। और गामा डब्ल्यू दिया है हमें 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब।
द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस ऑन द प्लेन एक्स एक्स इज ओके, ठीक है। तो हमें बस ये पता करना है कि एक्स एक्स प्लेन पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, ठीक है। एक्स एक्स प्लेन पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, तो हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसे हम डेटम मान लें, इसे हम डेटम मान लें, तो ये 1 मीटर अबव है और प्रेशर हेड इस पे कितना है। तो यहाँ तो पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि दोनों वाटर लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा हेड लॉस होगा, यानी कि ये जो 3 मीटर है ये हमारा हेड लॉस है। और ये हेड लॉस जो हो रहा है वो किस में हो रहा होगा, इस सॉइल वाले पार्ट में हो रहा होगा। यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, यानी कि 3 मीटर अपॉन टोटल सॉइल कितना मीटर का था, 6 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। तो आई की वैल्यू हमें 0.5 आ जाएगी। और जो एक्स एक्स का जो डेप्थ है वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो अब पहले हम तो टोटल स्ट्रेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा एक्स एक्स पे, वो हो जाएगा 5 मीटर इंटू 18, ठीक है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब पोर वाटर प्रेशर निकालेंगे और पोर वाटर प्रेशर हमें कितना आ जाएगा 5 इंटू 9.81, जो कि इसमें से माइनस होना है, ठीक है। तो ये जितना भी आएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद आप निकालोगे क्या, जो हाइड्रोलिक डेप्थ के कारण, ये जो हाइड्रोलिक है ये आई की वैल्यू है, जो हेड लॉस के कारण जो उसमें सीपेज प्रेशर आएगा, जब भी ये ऊपर वाला जो टेल वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, ये ऊपर है और ये टेल वाला पार्ट नीचे है, यानी कि ये जो डाउनवर्ड फ्लो का कंडीशन है, ठीक है। डाउनवर्ड फ्लो का कंडीशन में क्या होता है, सीपेज प्रेशर इफेक्टिव फोर्स में ऐड होता है इफेक्टिव स्ट्रेस में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा माइनस म्यू प्लस पी एस, यानी कि सीपेज प्रेशर ये क्या होता है हमारा आई इंटू जेड, जेड यानी कि ये जो जितना ऊपर था इसके सॉइल, इंटू 5 इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो इस पूरे का जब आप कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू जो आती है, आपको वैल्यू आती है 65.47 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 65.47। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन फ्री वाटर लेवल इन 2 वेल्स इज 48 मीटर अपार्ट। अच्छा, 2 वेल जो हैं 48 मीटर अपार्ट हैं और उन दोनों के बीच में जो वाटर लेवल है एक्विफर का उसके बीच में डिफरेंस 0.6 दिया हुआ है, यानी हेड लॉस दिया हुआ है हमें 0.6 का और दोनों के बीच का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 48 मीटर का। तो आई की वैल्यू तो यही से निकाल सकते हैं हम, 0.6 अपॉन 48 इंटू 1/10, तो ये हट जाएगा इधर से, ये हो जाएगा 8। तो 1/80 जो दिया हुआ है हमें आई की वैल्यू दी हुई है। अब कह रहा है इट टुक अ interval of 8 hours between detecting the tracer material at 2 wells. The porosity of aquifer is 25%. The coefficient of permeability of aquifer is in centimeter per second. तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि 8 घंटे लगते हैं उसको ट्रैवल करने में, जो 48 मीटर वाला एक ट्रेसर था जिसको 8 घंटे लगते हैं 48 मीटर ट्रैवल करने में। तो यानी कि वो, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आई निकाल लिया था कि 1/80 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि सीपेज वेलोसिटी जो दी हुई है वो 48 मीटर 8 आवर्स में कन्वर्ट करती, 8 आवर्स में ट्रैवल करता है, यानी सीपेज वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 1/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने इस मीटर पर आवर को सेंटीमीटर पर सेकेंड में पहले ही कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमें पता होता है कि सीपेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, v इंटू एन, ठीक है। सॉरी ये हमारी जो v होती है सीपेज वेलोसिटी वो होती है v/n, ठीक है, v/n होती है। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, नॉर्मल जो वेलोसिटी होगी ट्रेसर की वो क्या आ जाएगी vs इंटू एन। तो vs इंटू एन से हम नॉर्मल वेलोसिटी निकाल सकते हैं और इस v का फॉर्मूला क्या होता है k इंटू आई, उससे हम निकाल सकते हैं k इंटू आई, उससे हम क्या निकाल सकते हैं k, जो कि है परमिबिलिटी। तो k हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ
फॉर फ्लो थ्रू पोरस मीडिया द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो वेलोसिटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज वेलोसिटी जो होता है वी डी, वो सीपेज वेलोसिटी इंटू एन होता है, ठीक है, पोरोसिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। नहीं, गलत है। सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉल विद डिस्चार्ज वेलोसिटी, इक्वल, नो रिलेशन। तो ये नो रिलेशन तो गलत है, इक्वल भी गलत है और ये भी गलत है। बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि पोरोसिटी जो था हमेशा 1 से छोटा होगा और वी को किसी भी 1 से छोटे वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये तो बड़ा ही आएगा ना, तो वी एस हमेशा बड़ा ही होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वाटर फ्लोज फ्रॉम पी टू क्यू थ्रू two soil samples, soil 1 and soil 2 having cross sectional area 80 centimeter square over a period 15 minute, ठीक है। मतलब 150 मिलीमीटर लेंथ दिया हुआ और एरिया दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों के लिए, ठीक है। और 15 मिनट 200 ml जो वाटर था ऑब्जर्व किया गया था कि पास हुआ है वहाँ से। द फ्लो कंडीशंस स्टेडी माने जा सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी सॉइल 1 का दिया हुआ है 0.02, सॉइल 2 का हमसे पूछा गया है, यानी ये K1 की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड और हमसे K2 की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वाटर है वो ऐसे परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी जब परपेंडिकुलरली पास करता है तो जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है वो होता है समीशन H अपॉन समीशन H बाई K, ठीक है। तो हम K इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं। समीशन H यानी H जो होता है वो इनका हाइट होता है, ठीक है, ये जो लेंथ है, ठीक है। तो ये कितना है 150 प्लस 150 mm अपॉन 150 अपॉन K1 प्लस 150 अपॉन K2, ये हमारा K इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। K1 की वैल्यू तो हमें पता ही है 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड लॉस जो हो रहा है वो 600 mm से 300 mm आ रहा है, यानी कि हेड लॉस कितना का हो रहा है 300 mm का। और कितने लेंथ पे हो रहा है 300 पे, लेंथ भी हमारा 300 mm है। तो यानी कि I की वैल्यू जो है वो कितनी है 1, ओके। अब Q की वैल्यू स्मॉल q यानी डिस्चार्ज की वैल्यू हमें पता है कि 200 ml वाटर जो है वो 15 मिनट में फ्लो करता है, यानी कि 200 ml वाटर 15 मिनट में फ्लो कर रहा है। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, ठीक है। मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। तो आप कन्वर्ट करके देख लेना इसे। उसके बाद हमें पता है कि Q जो होता है वो किसके बराबर होता है Q जो होता है हमारा वो क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हमें नहीं पता है लेकिन एरिया हमें पता है, कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मिलीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेना, इससे आप क्या निकालोगे V। तो V जब हमें पता चल जाएगा, V हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब V की वैल्यू हमें पता चल गई, V इक्वल टू क्या होता है K इंटू I। तो इस केस में जो सॉइल परपेंडिकुलरली जुड़े हुए हैं तो इसमें K इक्विवेलेंट होगा, जो कि यहाँ पे हमने निकाला है। और I की वैल्यू हमें 1 पता ही है और V की वैल्यू हमें यहाँ से आ जाएगी। तो जब इस पूरे से आप कैलकुलेट करेंगे K2 की वैल्यू, जब पूरी वैल्यूज़ को पुट करके आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो आपको K2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.045 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सीपेज इज अकरिंग थ्रू अ पोरस मीडिया सोन इन द फिगर। द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वैल्यू K1, K2, K3 आर इन मीटर्स पर डे, ओके। यानी K1, K2 और K3 जो हमें दिया हुआ है वो मीटर पर डे में दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है सीपेज डिस्चार्ज थ्रू द पोरस मीडिया सेक्शन PQ इज। तो आप देख सकते हैं कि पहली बात
हेड लॉस जो है हमारा कितना है 15 मीटर से 10 मीटर, यानी कि हेड लॉस 5 मीटर का है, हेड लॉस 5 मीटर का है। और टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 10 20 10, यानी कि 60 मीटर का लेंथ है, 60 मीटर। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/12। ओके, और यहाँ पे 3 मीटर इसका हाइट दिया हुआ है और ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ भी परपेंडिकुलरली फ्लो कर रहा है, यानी कि ऐसे फ्लो कर रहा है ये। तो के इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी, के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाई, यानी H1 प्लस H2 प्लस H3 डिवाइडेड बाई H1 अपॉन K1 प्लस H2 अपॉन K2 प्लस H3 अपॉन K3। तो जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 अपॉन 10 प्लस 10 प्लस 10 30, यानी के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो के इक्विवेलेंट की हमें 2 आ गई वैल्यू। तो वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी हमारी के आई, तो 2 इंटू 1/12, तो ये 1/6 मीटर पर डे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। ओके, अब इतना हमको वेलोसिटी आ गया, अब हमसे पूछ रहा है कि सीपेज डिस्चार्ज कितना होगा मीटर क्यूब पर डे पर मीटर में। तो हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि डिस्चार्ज क्या होगा। डिस्चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है वी इंटू एरिया। तो एरिया तो हमें दिया नहीं है, अब एरिया तो हमें दिया नहीं है, एरिया की जगह हमें क्या दिया, बस एक लेंथ दिया है 3 मीटर। तो हम 3 मीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, डेप्थ इसका हम जो अंदर की तरफ होगा ये 1 मीटर मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि ये 1/2 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर आएगा। यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है एट ए कंस्ट्रक्शन साइट कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू एक्सकवेशन ऑफ एज फॉलोज। ओके, कंस्ट्रक्शन प्लांट पे इतना एक्सकवेशन करने के लिए प्लान किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि द वाटर लेवल इन एडजेसेंट रिवर इज एट 20 पे। तो वाटर लेवल जो है +20 पे है, यहाँ पे 20 मीटर पे एलिवेशन पे। और यूनिट वेट ऑफ वाटर जो दिया हुआ है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें बताना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस अगेंस्ट सैंड बॉइलिंग फॉर प्रोपोज्ड एक्सकेवेशन। तो हमें पता है कि अगर इसका यूनिट वेट हमें पहले पता चल गया कि ये जो है इसका जो इफेक्टिव स्ट्रेस होगा यानी सिग्मा बार होगा, और इसका जो पोर वाटर प्रेशर सैंड से आ रहा होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तभी सैंड बॉइलिंग की केस नहीं होता है। ठीक है, तो ऊपर से आप देख सकते हैं स्ट्रेस जो लग रहा होगा, ये इफेक्टिव स्ट्रेस वाला जो पार्ट होगा ये कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10। ये इतना स्ट्रेस ऊपर से लग रहा है। ठीक है, और नीचे से जो पानी पोर वाटर प्रेशर लगाएगी वो कितना लगाएगी, वो हमारा लगाएगी 20 जो इसका डेप्थ दिया हुआ है इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो दोनों का जो डिवीज़न होता है उससे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता करते हैं। दोनों का अगर डिवाइड करेंगे हम 20 इंटू 10, ये 20 मीटर डेप्थ इंटू 10 इसका दिया हुआ था, 10 इसका हमें वो दिया हुआ है वाटर का यूनिट वेट। तो इससे हमें क्या पता चलता है 1 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रही है, यानी कि कितना होगा 1 होगा इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि के की वैल्यू हमें दी है 5 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिर सर्टेन पोर फ्लूइड के लिए इफ़ विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी। तो कह रहा है कि अगर सेम लिक्विड पास कर रहा है उस सॉइल से, उसका विस्कोसिटी अब आधा कर दिया गया है, तो परमेबिलिटी क्या होगा। तो अगर विस्कोसिटी कम हो गया है तो परमेबिलिटी बढ़ ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा वो। तो ऑप्शन अगर देख लें हम, तो पहले केस में तो इक्वल है, ये नहीं हो सकता। दूसरे केस में इंक्रीज़ हो रहा है, तीसरे केस में डिक्रीज़ हो रहा है, चौथे केस में डिक्रीज़ हो रहा है, यानी बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। वैसे भी एक और तरीका होता है, के इज इक्वल टू क्या हो रहा है गामा डब्ल्यू अपॉन न्यू। ठीक है, तो आप इससे भी निकल सकते हैं कि अगर
पोर फ्लूइड का विस्कोसिटी, यानी कि ये जो है रिड्यूस कर रहा है हाफ से रिड्यूस कर रहा था। तो अगर ये पहले 5 इंटू 10⁻⁻5 था तो हाफ हो रहा है, तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा ना। तो बी ऑप्शन वैसे ही आ जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ सॉइल मास हैज कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी इज ओके। हमें यानी कि के एक्स की वैल्यू और के वाई की वैल्यू दी हुई है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁻7 और 4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है ट्रांसफॉर्म। ओके, तो जो के इक्विवेलेंट होता है ना इस केस में, उसकी वैल्यू होती है के एक्स इंटू के वाई, रूट अंडर के एक्स इंटू के वाई। तो इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, तो डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इक्विवेलेंट परमेबिलिटी। ओके, के इफेक्टिव हमें पिछले ही क्वेश्चन में देखा, जब के एक्स के वाई दिए होते हैं तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर गिवन एज ओके। तो हमें के एक्स की वैल्यू दी हुई है और के वाई की वैल्यू दी हुई है 3.46 और 1.5, ये मीटर पर डे में। ठीक है, मीटर पर डे एंड मीटर पर डे। बेस लेंथ ऑफ कंक्रीट डैम रेसिस्टिंग द सॉइल, जो बेस लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 मीटर। ठीक है, उसके बाद फ्लो नेट इज डेवलप्ड विथ 1/25 स्केल फैक्टर, यानी कि स्केल फैक्टर जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है, 1/25। द रिड्यूस्ड बेस लेंथ ऑफ द डैम विल बी, तो हमें स्केल फैक्टर पता है कि 1/25 है। ठीक है, तो स्केल फैक्टर अगर x डायरेक्शन, स्केल फैक्टर इन x डायरेक्शन अपॉन स्केल फैक्टर इन y डायरेक्शन क्या होता है, रूट अंडर के एक्स बाई के वाई। ठीक है, अब ये कह रहा है स्केल फैक्टर इन x, सॉरी ये y नहीं होता, ये x ही होता है, और स्केल फैक्टर इन x डायरेक्शन इन एयर क्या हो जाएगा, तो स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, 1.5 अपॉन 3.46। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/37.97, 1/37.97। तो ये इतना वैल्यू आ गया। तो रिड्यूस्ड बेस लेंथ क्या होता है, वो होता है स्केल इनटू बेस लेंथ। तो स्केल हमारा एयर में इतना आ रहा है और बेस लेंथ दिया हुआ था कितना, 100। तो रिड्यूस्ड बेस लेंथ जो एल डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 1/37.97 इंटू 100। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2.63 आंसर आता है। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कांस्टेंट हेड परमियामीटर विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन फ्लो वाज टेकिंग अंडर प्लेस ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई इज इक्वल्स टू, तो आई की वैल्यू हमें 0.5 दी हुई है और द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन 60 सेकेंड इज 600 cc। ओके, यानी कि Q की वैल्यू, स्मॉल Q की वैल्यू जो दी हुई है 600/60, यानी कि 10 cc पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि परमिबिलिटी क्या होगा, तो K इज इक्वल्स टू होता है Q/L। यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई मुझसे, ये L नहीं होता यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में होता है L यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, KIA। तो I की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, HL/L। तो K की वैल्यू हमें यहाँ से क्या आ जाएगी, Q इंटू L/HL इंटू एरिया। ठीक है, तो Q इंटू HL इंटू एरिया। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 cc पर था, और लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ हमें उसका कितना दिया हुआ था, सॉरी ये I की वैल्यू हमें दी है, HL/L की ही वैल्यू दी हुई है, यानी कि अपॉन डिवीजन किससे होगा, 0.5 से, और एरिया की वैल्यू हमें दी थी 10, तो ये कट जाएगा और ये 2 आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी K की वैल्यू जो होगी हमें 2 आ जाएगी, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें हमें पता करना है कि क्या होगा इसका। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन, पहले तो अब देख लेते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। उसके बाद कह रहा है हमारा कंसोलिडेशन टेस्ट हम किस पे करते हैं, उसके बाद कह रहा है कि पिक्नोमीटर टेस्ट किस पे करेंगे, और निगेटिव स्किन फ्रिक्शन किस पे आता है। तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन तो पाइल फाउंडेशन पे ही आता है,
निगेटिव स्किन फ्रिक्शन जो होता है हमारा, तो निगेटिव स्किन फ्रिक्शन तो पाइल फाउंडेशन पे आता है, यानी डी का 1 होगा, डी का 1। अच्छा, 3 ऑप्शन में डी का 1 दिया हुआ है। उसके बाद हमसे कह रहा है पिक्नोमीटर टेस्ट, तो पिक्नोमीटर टेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए करते हैं, यानी सी का 2। तो सी का 2 दो ऑप्शन में ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट जो होता है वो क्ले सॉइल के लिए करते हैं, क्योंकि उसी में कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर डायमीटर इज फिल्ड विथ सैचुरेटेड फाइन सैंड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी कि के की वैल्यू जो हमें दी हुई है 10⁻² मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे परमेबिलिटी होती क्या है? परमेबिलिटी होती है कि कितना सॉइल से वो पास किया कितने टाइम में, ठीक है। तो यानी कि डेप्थ कितना पास किया कितने टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। तो हमें टाइम निकालना है और पूछ रहा है कि 0.075 डेप्थ वो कितने मीटर में पास करेगा, तो कितने सेकेंड में पास करेगा। परमेबिलिटी दी हुई कितनी 10⁻²। तो इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 75 सेकेंड सीधे आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है टू सॉइल स्पेसिमेन विथ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल डायमेंशन। ओके, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन यानी सेम, दोनों सेम साइज के थे। वे आर सब्जेक्टेड टू फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन अ लेबोरेटरी अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। द फॉल ऑफ हेड measured after an identical interval of time. The ratio of initial and final water heads in the test involving the first specimen was 1.25 and the coefficient of permeability of second specimen is 5 times the first specimen. The ratio of initial water head in the test involving the second specimen is। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के लिए जो परमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, K1 = 2.303 AL/80 लॉग H1/H2, ठीक है। तो आइडेंटिकल टाइम इंटरवल था, T सेम है, A सेम है, स्मॉल एरिया सेम है, L सेम है, सब सेम है। तो इस पूरे को हम एक कांस्टेंट मान सकते हैं M, ठीक है। तो हमें ये H1/H2 की जो वैल्यू दी है फर्स्ट स्पेसिमेन के लिए वो कितनी दी है 1.25, ठीक है। और हमसे दूसरे का पूछा है और हमें ये बता दिया है कि जो रेशियो और नहीं, जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सेकेंड स्पेसिमेन है वो 5 टाइम्स द फर्स्ट है, यानी K2 जो है वो 5 टाइम्स K1 है। तो हमें ये एक रिलेशन पता है। अब K1 की वैल्यू क्या है, तो हम सीधे लिख सकते हैं 5 × log 1.25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log H1/H2। तो हम इससे अगर कैलकुलेट करेंगे H1/H2 की वैल्यू, तो आप सीधे देख सकते हैं कि H1/H2 की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी 10.96। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको 10.96 के करीब ही आंसर आएगा इसका। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, जो ये इक्वेशन दी, ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 5 × log 10 बेस पे 1.25 इज इक्वल्स टू कितना था, log 10 बेस पे कैपिटल H1/H2, ठीक है। तो ये था हमारा, इसमें हम H1/H2 की वैल्यू चाहिए थी जो कैपिटल वाला सेकेंड केस के लिए था। तो इसे जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3.05 आता है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अ नॉन होमोजेनस सॉइल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अ सिल्ट लेयर सैंडविच्ड बिटवीन अ फाइन सैंड लेयर एट टॉप एंड क्ले लेयर एट बिलो। तो हमें बस ये कह रहा है कि दो लेयर के बीच में एक सिल्ट लेयर है, यानी कि यहाँ पे अगर सिल्ट लेयर है ऊपर नीचे, ऊपर जो है वो सैंड लेयर है और नीचे क्ले लेयर है, सॉरी क्ले लेयर है। तो यहाँ पे हमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों एक लेयर में दिया हुआ है और हमसे ये कह रहा है कि द थिकनेस ऑफ सिल्ट लेयर इज 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ सैंड लेयर। ओके, तो हम अगर
ओके, हम अगर क्ले के थिकनेस को 2/3 मानते हैं तो ये इसका 3 टाइम्स है, ठीक है, यानी कि ये 2H हो जाएगा, 2H1 और ये कितना था H1। यहाँ पे हम पहले दो कंडीशन देख लेते हैं, इसे मिटाते हैं हम। पहले यहाँ पे जो दो डेप्थ की कंडीशन दी हुई है, एक पहले हाइट की कंडीशन जो दी हुई है, इनकी बीच में जो डिफरेंसेस हैं एच की, उसकी कंडीशन दी हुई है। इसको अगर हम H1 लेते हैं, इसको H2 लेते हैं, इसे H3 लेते हैं, तो हमें दिया क्या हुआ है, H2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स H1 इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ H3। यह हमें H की कंडीशन दी हुई है। और डेप्थ की कंडीशन क्या दी हुई है, K2 जो है वो 10 टाइम्स ऑफ K3 है और K1/10 है। तो इससे अगर आप ये मिट्टी में ऐसे पास कर रहा है वाटर, तो जो KH की फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे पैरेलल पास कर रहा है ना, 2/3 टाइम्स। ओके, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट एंड वर्टिकल परमेबिलिटी ऑफ द डिपॉजिट, सैंडविच किया गया है और परमेबिलिटी दी हुई है इतनी, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट। ओके, यानी कि जो सॉइल से जो वाटर है, ठीक है, वो इसके सरफेस से यानी कि इस तरफ से पास कर रहा है, ये ऐसे नहीं पास कर रहा है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं पास कर रहा है, ये इधर से जा रहा है पानी जो है, ठीक है। तो उसमें KH की इक्विवेलेंट वाली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ H इंटू K अपॉन समीशन ऑफ H। तो इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तीनों के लिए, यानी कि H1 K1 प्लस H2 K2 प्लस H3 K3 अपॉन H1 प्लस H2 प्लस H3, आप इस जब तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी की जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी 10.96, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये 10.96 वैल्यू आती है। तो इसे आप ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, द 3 सॉइल स्पेसिमेन, सॉइल 1, सॉइल 2, सॉइल 3, ईच 150 mm लॉन्ग और 100 mm उसका डाया था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सुटेबल स्क्रीन्स आर प्रोवाइडेड एट बाउंड्रीज स्पेसिमेन टू कीप देम इंटैक्ट, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी तीनों के लिए हमें दी हुई है। तो हमें पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ H इन द सेटअप इज, यानी कि जो H है ये वाला पार्ट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि Q तीनों के लिए सेम होगा, यानी कि Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 इज इक्वल टू Q3, ये तीनों के लिए सेम होगा। तो Q की वैल्यू होती क्या है, ये Q स्मॉल q है जो डिस्चार्ज वाला होता है, ठीक है। तो K1 A1 इंटू I1 इज इक्वल्स टू K2 A2 I2 इज इक्वल्स टू K3 A3 इंटू I3 इज इक्वल्स टू, एक Z के टर्म में हम रख सकते हैं इसे। यहाँ तो हमको पता है कि H/L जो पार्ट है, एरिया तो तीनों का सेम ही है, एरिया तीनों का सेम है, तो एरिया को हम ऐसे ही काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है किसी के लिए भी HL/L, ठीक है। तो लेंथ तीनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे हमें जब लेंथ तीनों के लिए सेम है तो ये फाइनली किसके इक्वल आएगा, K1 इंटू H1 इज इक्वल्स टू K2 इंटू H2 इज इक्वल्स टू K3 इंटू H3 इज इक्वल्स टू, एक Z के टर्म में हम रख लेते हैं इसे। तो तीनों K को H को हम ऐसे लिख सकते हैं, Z/K1 H2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z/K2 और H3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z/K3, ठीक है। तो ये सिंपल था। उसके बाद हम जब इस तीनों में पुट करेंगे, तीनों का हमको पता है कि H1 प्लस H2 प्लस H3, यानी कि तीनों हेड लॉस अगर हम मिला दें तो कितने का हेड लॉस हो रहा है हमें, टोटल फाइनली कितने का हेड लॉस हो रहा है, 560 mm का। तो हम तीनों का हेड लॉस को फिर इन तीनों को जोड़ के जो Z है वो किसके बराबर कर देंगे, 560। तो Z की वैल्यू हमें आ जाएगी 1.2। अब उस तीनों से हम H की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो HL1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमें H3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H3 की वैल्यू हमें कितनी आ जाएगी, 560 माइनस H1 प्लस H2,
H1 प्लस H2, तो इसे आप कैलकुलेट कर लेना, आपको ये 40 mm के करीब आएगा, 40 mm ही आएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट वेयर परफॉर्म्ड ऑन 2 सॉइल स्पेसिमेन S1 एंड S2। दो सॉइल स्पेसिमेन S1 एंड S2 पे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया गया था। उसके बाद रेशियो ऑफ हाइट दिया हुआ है, उसके बाद डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, उसके बाद कांस्टेंट हेड का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो डिस्चार्ज का दोनों अगर इक्वल हैं तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा। तो हमें पता है कि परमेबिलिटी का फॉर्मूला उसके लिए क्या होता है, K इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू एल एच इंटू एरिया, और एरिया क्या होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो K1 अपॉन K2 हमसे पूछ रहा है इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा Q1 इंटू ये Q1, सॉरी ये सारे 1 वाले थे, ये Q2 हो जाएगा इंटू L2 L1 L2 अपॉन H2 इंटू π/4 इंटू D2 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप Q दोनों में बराबर ही हैं। L1 अपॉन L2 का रेशियो क्या दिया हुआ है हमें, तो ये K1 अपॉन K2 फाइनली हो क्या जाएगा, आप देख सकते हैं L1 अपॉन L2 हो जाएगा अपॉन H1 इंटू D1 का स्क्वायर, ये D2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू सॉरी ये ऐसा नहीं होगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा कि सॉरी H2 इंटू L1 इंटू D2 का स्क्वायर अपॉन H1 L2 इंटू D1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि H1 अपॉन H2 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी 2, यानी कि ये 1/2 इंटू L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी दी है 1.5 इंटू D1 अपॉन D2 की वैल्यू दी है हमें कितनी 0.5, यानी कि ये 1 अपॉन 0.5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको K1 अपॉन K2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, 3 आंसर हो जाएगा इसका। इसी के साथ हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी का सारा क्वेश्चन कर लिए 29 ईयर्स में जो भी आए थे गेट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सीखते रहिए। ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।